हेलो गाइस, आइए। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। इससे पहले मैं बता दूं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था लाइट में। रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है, लॉज उसके, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शंस। रिफ्लेक्शन से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन शुरू करें। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेशंस कि होता क्या है। डेफिनेशंस में तो बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन को। बेंडिंग ऑफ rays, light rays, when medium change, जब मीडियम क्या होता है, चेंज होता है, तो उस समय क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है लाइट रे की। इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, लेकिन ये होता क्यों है, बेंड क्यों होता है ना। और बेंड होने की क्या और कोई कंडीशन है कि बेंड तभी होगा, तो यस, एक और कंडीशन लगाएंगे हम लोग। लाइट रे शुड बी obliquely fall। ऑब्लिकली फॉल्स अगर होते हैं, गिरते हैं वो लोग किस पर, सरफेस पे, तो ही बेंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। अगर जैसे मैं कहूँ कि एक सरफेस है ग्लास का, इस पे लाइट रे को मैं नॉर्मली लाऊं तो ये नॉर्मली आएगा और सीधे चला जाएगा, या कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी चला जाएगा, बेंड नहीं हुआ। हमें बेंडिंग करानी तो लाइट रे को इस नॉर्मल से हमेशा कुछ ना कुछ एंगल पे गिराना होगा, किसी न किसी एंगल पर, तो ही क्या होगा, बेंडिंग होगा। तो एक शर्त, ये कंडीशन याद रखेंगे हम लोग कि लाइट रे शुड बी ऑब्लिकली फॉल्स ऑन द सरफेस। ठीक, ये हो गई। दूसरी चीज़, बेंडिंग कैसे होता होगा देख लें। बेंडिंग का मतलब ये था कि जैसे हमारे पास ग्लास स्लैब है, यहाँ से रे आई, नॉर्मल ये होता है सरफेस पे जिस पे गिरता है उसके परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं पे लाइट रे आके गिरती है, कौन सी वाली, इंसिडेंट रे, और ये एंगल क्या बनाता है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ पे बस क्या होगा, पिछली बार रिफ्लेक्शन में ये वापस चला जाता था सेम एंगल बनाता हुआ, इस बार ये इस मीडियम से पार होगा, और इस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। पहले टर्म पे ही पढ़ा था हम लोगों ने कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट है। ठीक, ये अगर ग्लास ना होता तो लाइट रे कैसे जाती, अगर ग्लास ना होता तो ये लाइट रे सीधा चला जाता, कोई चेंज ही नहीं होता। लेकिन मीडियम है, ग्लास आ गया, पहले क्या था, एयर था, मीडियम चेंज हुआ, तो मीडियम जब चेंज होगा तो क्या होगा, बेंडिंग होगी, ये तो हमने पढ़ा। अब ये बेंडिंग कैसे हो जाएगी, तो बेंडिंग हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक, ऐसा होता है, देखने को भी मिलता है। अब ये पढ़ेंगे हम लोग कि ये इधर ही क्यों है, बेंड तो इधर भी हो सकता था। जैसे अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास जैसे ये ग्लास मीडियम होता है ना, ये ग्लास मीडियम है, इस ग्लास मीडियम में ऐसे लाइट रे आई, ये वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया, अंदर मान लीजिए कि अब वो ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे हो रहा है, और इस जगह पे नॉर्मल गिरा, ऐसे नॉर्मल हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे कहलाएगा किसके लिए, इस सरफेस के लिए, ये रे इंसिडेंट इसके लिए था। अब ये जाने लगा, अब यहाँ गिरेगा ना, तो ये वाली जो ब्लैक वाली बनाई ये इंसिडेंट रे कहलाएगी इस पार्ट के लिए, इस सरफेस के लिए। अच्छा, जहाँ मीडियम बदल जाती है, देखिए ऊपर एयर नीचे ग्लास, जहाँ पे बदलती है उसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस वो सरफेस होता है जहाँ से मीडियम दोनों तरफ क्या होते हैं, डिफर होते हैं। तो इस इंटरफेस पे ये वाली इंसिडेंट एंगल और ये वाली नॉर्मल हो गई, ये एंगल इंसिडेंट कहलाएगा और ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक, अब देखिए, अगर ये पूरा का पूरा ग्लास ही होता, जैसे ग्लास से चलता गया, कहीं बेंड हुआ नहीं, अगर ग्लास पूरा मिलता तो ये कहाँ जाता, सीधा, लेकिन ग्लास खत्म, यहाँ से क्या शुरू हो गया, एयर, फिर से मीडियम चेंज, फिर से बेंडिंग होगी। बेंडिंग किधर होगी, तो इस बार बेंडिंग ऐसे हो जाता है, नॉर्मल से दूर, और यहाँ क्या हुआ था, नॉर्मल की तरफ, देखिए नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल बोलते हैं इसको हम लोग, टूवर्ड्स नॉर्मल, और इसको क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों होता है अवे और टूवर्ड्स, हम वो अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो ये थी कहानी कि बेंडिंग होती है जब मीडियम चेंज होता है, एयर से ग्लास या ग्लास से एयर जाएगा तो बेंडिंग हो गई। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, कॉज, वाई बेंडिंग ऑफ लाइट रेज टेक्स प्लेस या ऑकर्स। जब मीडियम चेंज होता है तो बेंड क्यों होता है, वो पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी।
ऑप्टिकल डेंसिटी जनरली डेंसिटी से ही रिलेट करता है, जो हम लोग मास डेंसिटी पढ़ते थे, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसा नहीं होता, उससे अलग होता है। होता क्या है वो देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी ये एक टर्म होता है जिसको लाइट में यूज किया जाता है, किस मीडियम्स के लिए, ट्रांसपेरेंट के लिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही लाइट क्या हो जाती है, पास होती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम की ये क्या होती है, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें डायरेक्टली क्या बताती है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम्स, विच मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम अलग अलग होते हैं, जैसे वाटर है ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है ट्रांसपेरेंट है, गैसेस का एक सिस्टम बना ले वो भी हमारा ट्रांसपेरेंट होगा, वैक्यूम भी ट्रांसपेरेंट। सब में अलग क्या है, पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है, किसी में कम है। तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो प्रॉपर्टी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या डिसाइड करती है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्ट बताती है। ओके, अब बात करते हैं स्पीड कितनी ज़्यादा होगी किसमें और कितनी कम होगी, वो कैसे पता चलेगा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी दो तरीके से होते हैं। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम, क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकल डेंसिटी कम हुआ तो, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम रहा तो उसे हम मीडियम को नाम देंगे रेयरर मीडियम। सिंपली ऑप्टिकल डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी चीज़ को कंसर्न करने वाले, रिलेट करने वाले हैं। अगर बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, किसी क्वेश्चन में आ गया, मतलब समझ जाएंगे कि वो मीडियम क्या है, डेंसर है। सिंपली ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो क्या बोल देंगे, वो क्या है, रेयरर है बेसिकली। ठीक, डेंसिटी मतलब पार्टिकल्स की संख्या होती है बेसिक वाले में, इस वाले में कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो लाइट को अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ करते हैं, मतलब ये होता है यहाँ पर। अच्छा, अब एक चीज़ और कंसर्न कर लेते हैं, हमने कहा था स्पीड से कंसर्न करता है कौन, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा अगर हुआ तो स्पीड कम हो जाती है उस मीडियम में, किसकी, लाइट की। और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम हुआ तो स्पीड उसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा। हमने कहा था ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी जिसमें लाइट को जाने या ना जाने की क्या मिलती है, परमिशन। तो अगर परमिशन की बात करें, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा लोग होंगे, नहीं जाने देंगे तो स्पीड क्या हो गई, कम। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है, जनरली ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है तो वहाँ क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। क्यों, सॉरी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, कम लोग होंगे रोकने वाले, तो स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यही स्पीड का चेंज होना ही कॉज होता है किसका, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर किसी ने पूछा तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे changes of speed of light in medium due to optical density cause of reflection क्या है, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से चेंज होते हैं स्पीड, इसीलिए बेंडिंग हो जाती है। देखिए कैसे, अब बताते हैं। किसी ने बस इतना पूछा कि कॉज बताइए तो आप इतना बता के छोड़ दीजिएगा, और फिर उसके आगे अगर होता है कि नहीं समझाइए तो समझाने वाली बात यहाँ से होती है। जैसे मैं कहूँ कि ग्लास था हमारे पास, इसकी ये जो थिकनेस है वो मान लेते हैं डी है, लाइट रे के यहाँ आई, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बना दिया यहाँ से, एंगल ऑफ आई हो गया इंसिडेंस। अगर लड़के चला जाता तो ये रिफ्लेक्शन ना होकर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन, लेकिन लाइट क्या होगी, इस पर आएगी। अच्छा, ग्लास ना होता तो कहाँ जाती है, सीधा, ठीक है, लेकिन ग्लास है इस बार, तो इस बार कैसा बोला था मैंने, डेंसर। ये अच्छा कौन सा है, ग्लास है, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती है इसकी ज़्यादा, तो ये हो गया डेंसर, और एयर हो गया ये एयर, तो ये हो गया रेयरर। अब बताइए, डेंसर में स्पीड कम हो जाती है कि ज़्यादा, कम हो जाती है, तो यहाँ पे रेयरर है स्पीड ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, ज़्यादा थी, जैसे ही इसके अंदर है स्पीड कम हो गई। अब सोचिए कि अगर ग्लास ना होता तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, मान लेते हैं टी, इस जगह से यहाँ तक आने में, लेकिन अभी लाइट को ग्लास से चलना है, ग्लास में स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो स्पीड अगर कम हो गई लेकिन टाइम उसको उतना ही लेना है, सेम टाइम लेना है यहाँ तक पहुँचने में, तो क्या कर सकता है, स्पीड हुई है कम, अगर इतना दूर चलेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम को बराबर रखने के लिए डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, कम। तो डिस्टेंस छोटा कैसे हो सकता है, ऐसे। देखिए पहले ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जितना थी, अब उससे कम होगी कि नहीं, अब कम स्पीड में कम डिस्टेंस चलेगा तो टाइम अभी भी कितना लगेगा, टी लगेगा, तो टाइम तो मैनेज हो गया।
इसी वजह से लाइट डेंसर में जब जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, और इसी का उल्टा अगर रेयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसलिए होगा क्योंकि जब वो डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, टाइम को मैनेज करने के लिए उसको डिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, दैट्स वाई वो अवे हो जाता है। ठीक, तो कॉज में ये बताएंगे और समझाने के लिए ये तरीका कि सेम टाइमिंग रखने के लिए उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम हुआ तो डिस्टेंस भी कम करेगा, दैट्स वाई क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। डन। तो ये थी कॉज, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे, और दूसरा वजह स्पीड का चेंज हो जाना ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कि रिफ्रैक्शन में क्या कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलता है डेली लाइफ में हमें। तो डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स में बताऊँ, पहला सबसे अच्छा होता है, देखने को मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर हमारे पास है तो ग्लास में पानी भर दें और उसमें पेंसिल डुबो दें, आधा, हाफ पार्ट मान लीजिए पेंसिल का पानी में चला गया, हाफ पार्ट क्या है बाहर, तो पेंसिल आपको हल्का सा क्या दिखेगा, स्लाइटली बेंट दिखेगा, कहाँ से, जहाँ से पानी का सरफेस था। ये एक वजह है रिफ्रैक्शन का। दूसरा हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, लेमन्स या कोई छोटा सा नींबू ले लें या अंडा ले लें वाइट, उसको डाल दें किसमें, पानी में, ग्लास का पानी रहे उसमें डाल दीजिए, जैसे वो बॉटम पे जाएगा जनरली उसकी जो साइज होती है नींबू की इतनी वाली जो है, पानी में जाकर वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो नहीं जाएगा, वो दिखेगा हमें, ठीक है, अपीयर्स होता है कि बड़ा हो गया, वजह रिफ्रैक्शन। ठीक, और एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ, मैग्नीफायर देखा आपने पुराने मूवीज़ में, या मूवीज़ में जनरली टीवी में दिखाए जाते हैं, या ज्वेलर्स की दुकान पे जाइए आप, तो छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो लोग एक इस तरह का लेंस ले रहते हैं हाथ में, देखे होंगे, ऐसे पकड़ के क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं और उसको चीज़ को क्या करते हैं, देखते हो क्या होता होगा उसमें, तो उसमें जो वर्ड्स छोटे लिखे होते हैं, है ना, वो इसमें क्या दिख जाता है, बड़ा, और लगता है कि जितने सरफेस पे था, जिस पेज में लिखा उस पेज से ऊपर आके बड़ा हो गया, मैजिक टाइप का, वो भी वजह किसकी है, रिफ्रैक्शन। पूल है, स्विमिंग पूल, उसमें पानी भरा है, उसका फ्लोर जितना होना चाहिए, जैसे ये फ्लोर है, इतना पानी भर दिया, आप टॉप से अगर देखेंगे तो ये फ्लोर यहाँ ना दिख कर यहाँ दिखेगा, हो सकता है थोड़ा सा उठ जाएगा, ठीक है, तो ये अपीयर होता है कि ऊपर, तो इस डेप्थ को हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ, और लगता है कि वो फ्लोर तो ऊपर है और उसमें कूदने से हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं, जबकि एक्चुअली में क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे होता है, ये वजह रिफ्रैक्शंस। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स में से एक दो एग्जाम्पल, जैसे पुल का ऊपर उठना दिखना, ये हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के आगे वाले पार्ट में। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट आज का लॉ। रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉस चलते हैं एज लाइक रिफ्लेक्शन, यस, इसमें भी लॉ चलते हैं, इसमें भी दो लॉ हैं। पहला लॉ रिफ्लेक्शन से मैच करता है, कौन सा वाला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाइक करते हैं, उसमें हमने पढ़ा था, वहाँ रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, देखिए ये सरफेस था, ये आने वाली लाइट इंसिडेंट, यहाँ नॉर्मल खींचा, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, और यहाँ से लाइट बेंड होके क्या हो गई, चली गई, सीधे जाने की वजह क्या हो गई, बेंड हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, ये अंदर जो है रिफ्रैक्टेड है ना, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल एंगल बनाएगा उसके आर, रिफ्रैक्शन एंगल, और ये इंसिडेंट एंगल। तो इसमें लॉ नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे, ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन एंड दिस वन, थ्री है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, all three lies at a point of incident point कहलाता है जहाँ पे लाइट गिरती है, all three lies at a point of incidence and in the plane of refraction। रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ है, शुरू कहाँ से हुआ है, यहीं से ना, तो इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन प्लेन, या इसी को अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे हम लोग, इंटरफेस। तो हम लोग यहाँ पे प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह इंटरफेस भी बोल सकते हैं। इंटरफेस वो प्लेन होता है जहाँ से दोनों तरफ मीडियम क्या होते हैं, डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऊपर एयर नीचे ग्लास। तो लॉ नंबर फर्स्ट सेम रिफ्लेक्शन के लॉ से मैच करता है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन यूज करना, बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, इवन 12th में भी काफ़ी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। इस सेकेंड लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ वेल ब्रॉड नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि यदि हम मान लें कि यहाँ पे स्पीड लाइट की बाहर v1 है और अंदर मीडियम में क्या है v2 है, जनरली अगर बाहर एयर है और ग्लास है तो ये ज़्यादा होगा और ऑटोमेटिक इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कम कितना होगा, वो किस वैल्यू से कम होगा, तो वो एक फिक्स वैल्यू होती है जिससे कम होगी। जैसे यहाँ से टॉर्च जलाया, ये ग्लास है, तो पहली बार जलाया तो यहाँ मान लीजिए कम हो गया 10 से, पहले यहाँ था 20 मान लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, 10 से कम हो गया। फिर दूसरी बार टॉर्च जलाएंगे इसी मीडियम में इधर से, तो भी कितना होगा 10 से ही होगा। इधर से गिराएंगे तो भी कितना से कम होगा, 10 से ही कम होगा। चाहे जिस एंगल पे गिराइए हमेशा कम कितने से होगा, 10 से। तो वो फिक्स वैल्यू होती थी। तो इन्होंने एक फिक्स वो बनाया पैटर्न कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। Sin of I and sin of R gives constant ratio value. Sin I upon sin R is equals to constant, and that constant value is termed as, and that is known as refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, तो देखिए साइन थीटा अपॉन साइन आई बाई साइन आर, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो यूनिटलेस बाई यूनिटलेस, तो एन की यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होता है। ठीक है, हमारे पास एक क्वांटिटी कांस्टेंट वैल्यू आती है। अच्छा, एन बताएगा क्या, तो एन हमने क्या बताया अभी आप लोग को, कि एन एक फैक्टर बताता है जिस फैक्टर से स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट पर्टिकुलर मीडियम में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। बढ़ने तो है नहीं, लाइट की स्पीड बढ़ेगी नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी जितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो इससे बढ़ जाएगा, नहीं, इससे हमेशा कम ही होगा। ठीक है, तो ये दो लॉज थे हमारे पास, इनका एक्सप्लेनेशन लॉज का हेल्प लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में पढ़ना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब के सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इसको अच्छे से तैयार करिए, नेक्स्ट टर्म में इसका यूज होगा, दैट्स वाई। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।